महिला को जगत की जननी कहा गया है। सही खान पान न होने के कारण और ज्ञान की कमी के कारण बहुत सारी महिलाओं को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। थायराइड के लक्षण इन वुमेन। थायराइड की समस्या मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल जैसे कितने ग्राम खून है उस हिसाब से थायराइड की जांच कराई जाती है। और महिलाओं में बहुत ज्यादा समस्या है ल्यूकोरिया। मुंह में हमारा थूक आता है, उसी तरह वहाँ पे वो गीलापन के लिए, जब वो गीलापन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो ल्यूकेरिया बन जाता है। 15-16 साल के बच्चे पहले पीरियड स्टार्ट होते थे, लेकिन आजकल 9 साल 10 साल 8 साल की लड़कियों में ही। जैसे वाटर बॉल्स का तो कह देते हैं भाई इलाज है। वाटर बॉल्स भी कितने साइज की और किस जगह से बन रही हैं उस हिसाब से उनका इलाज है। आजकल जैसे लड़के लड़कियां हैं 18-20 साल से पहले ही पर्सनल रिलेशन होता है जो इसमें वो घुस जाते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे उसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। आधे तो उसमें मज़े के लिए कर रहे हैं। लड़कियों को सफ़ेद पानी और खारिश शुरू होने लगी है, वो बहुत जल्दी होने लगी है, रिलेशन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक जैसे महिलाओं में बांझपन की समस्या आ रही है। काफ़ी बार मरीज़ को यही नहीं पता होता कि किस टाइम रिलेशन रखने से बच्चा हो रहा है। कैल्शियम B12 ये भी मतलब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है महिलाओं में कम इसलिए हो रहा है कि आजकल का खान पान बहुत बदल गया है। लोग नहाते हैं उस तरह ही, उस समय देख ले कोई उनको गांठ रसौली चीज़ें ना कर रहे हैं, या जो निपल्स होते हैं वो अंदर की तरफ ना घूम रही हैं। जैसे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बोल देते हैं भाई नहीं पोछा लगाना चाहिए, भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हम बेसिकली ये जो नीचे जोर पड़ता है औरतों को, वो चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला बच्चा हो चुका है तो पहले और दूसरे बच्चे में कितनी एज गैप होना चाहिए? साथियों, महिला को जगत की जननी कहा गया है। इस जगत की जननी के बिना इस सृष्टि का कोई आधार नहीं है, लेकिन आज भी सही खान पान न होने के कारण और ज्ञान की कमी के कारण बहुत सारी महिलाओं को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं पर बातचीत के लिए आज हम आपको मिलवाते हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना जैन जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन परिचय से। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं जैन हॉस्पिटल कैथल में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 11 साल हो गए हैं। मैंने MS गायनी ऑप्स कर रखा है। हाँ जी। आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरे पिताजी उस समय रांची में थे तो मैं रांची में स्कूलिंग हुई है। उसके बाद ऑल इंडिया सिलेक्शन के थ्रू हम KEM मुंबई से MBBS किए और उसके बाद ऑल इंडिया के थ्रू ही मेडिकल कॉलेज कैलकाटा से वहाँ से MS गायनी ऑप्स की डिग्री हासिल की थी। ठीक है। एक जैसे महिलाओं में बहुत सारी मतलब समस्या है वैसे तो, लेकिन एक थायराइड समस्या है मैम। तो आजकल मतलब कुछ पता भी नहीं चल रहा और थायराइड की समस्या मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले थायराइड की जांच इतनी कॉमनली की नहीं जाती थी। आजकल जैसे कितने ग्राम खून है उस हिसाब से थायराइड की जांच कराई जाती है। और थायराइड एक ऐसा हमारे अंदर शरीर में ग्रंथि है जो सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मतलब सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। खाने की कमी और खासकर ये जो पहाड़ी इलाकों में आयोडीन जो खाने में नमक नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा आयोडाइज नमक के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन है कि आयोडाइज नमक लीजिए। ये आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की बीमारियाँ होती हैं। और जैसे मैम इसका जो साइकिल टेस्ट होता है कितने दिन में करवाना चाहिए? थायराइड 2 तरह के होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मोटा करने वाले थायराइड की बीमारियां हैं या पतला करने वाले होते हैं। तो इनके टेस्ट, एक बार थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH जिसको कॉमनली बोला जाता है, T3 T4 और टेस्ट होते हैं। इनको कराने के बाद इनके जितने लेवल्स आते हैं उस हिसाब से मरीज़ की दवाइयाँ शुरू कराई जाती हैं। और बेसिकली पहले हमें ये देखना पड़ता है थायराइड की बीमारी मरीज़ को है क्यों, उसके डिटेल में आगे टेस्ट किए जाते हैं। ये आप किसी भी प्रॉपर डॉक्टर के सलाह के बाद आप करा सकते हैं। ठीक है। और एक बार दवाई शुरू के उपरांत इसके मंथली या 3 मंथली फॉलोअप्स होते हैं, उस हिसाब से करना।
और एक जैसे बच्चेदानी में रिशोड़ी या गांठ होती है, वाटर बॉल्स भी होती हैं और जो नॉर्मल गांठें भी होती हैं, तो इनमें कैसे फर्क पता चलता है भाई हाँ कौन सी देखिए, सबसे दिक्कत है? पहले एक तो मरीज़ को क्या दिक्कत है उससे हम जाते हैं, उसके बाद क्लिनिकली पेशेंट की हिस्ट्री से क्या दिक्कत है, क्या उसकी परेशानियां वो देखते हैं, उसके बाद उसको चेक करना। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हमारे पास सबसे अच्छी सुविधा अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी है। अल्ट्रासाउंड में दोनों तरह से हो जाते हैं, पेट से होते हैं, इंटरनल होते हैं। अल्ट्रासाउंड में देखे जाते हैं कि अंडेदानी में कैसी गांठ है, पानी की या फिर मोटे खून की या मांसपेशी की। और इसी तरह बच्चेदानी में मांसपेशी की गांठें जिनको कॉमनली फाइब्रॉइड या रसौली बोला जाता है, वो कॉमनली देखा जाता है। जैसे वाटर बॉल्स का तो कह देते हैं भाई इलाज है। हाँ, वाटर बॉल्स भी कितने साइज़ की और किस जगह से बन रही हैं उस हिसाब से उनका इलाज है। कुछ दवाइयाँ होती हैं वो अंदर ही अंदर इनको ख़त्म कर देती है, जब नहीं ख़त्म होती हैं तो हमें इनको ऑपरेशन के द्वारा भी निकालनी पड़ जाती है। ठीक है। और एक जैसे स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत मात्रा में पहले भी थे लेकिन अब थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा होती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं खुद ही अपनी ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें। एग्ज़ामिन में है कि मतलब हाथ ही सिंपल हाथ लगा के भी वहीं जैसे रोज़ नहाते हैं उस तरह ही उस समय देख ले कोई उनको गांठ रसौली चीज़ें ना कर रहे हैं, या जो निपल्स होते हैं वो अंदर की तरफ ना घूम रही हों, या कहीं पर भी ब्रेस्ट में मोटापा सा कुछ या गांठ सी ना महसूस हो। अगर कुछ भी होती है तो अपने सलाह डॉक्टर से परामर्श करें। इसके जैसे स्टार्टिंग में कोई मतलब लक्षण नहीं पता चलते? स्तन कैंसर के लक्षण तो सबसे पहले ऐसे है, नहीं तो उसके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जैसे 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं, आप मैमोग्राफी या ऐसे टेस्ट होते हैं वो करा सकते हैं। जैसे एकदम से पता चलता है इस बीमारी का, एकदम पहले से- कोई बुखार नहीं है, शरीर में कोई थकावट नहीं है? कैंसर बीमारी ही ऐसी है कि स्तन कैंसर जो भी सिर्फ ब्रेस्ट की ही नहीं बाकी जगह भी धीरे धीरे डेवलप होती है, उनके इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते। ये भी इतनी ही मतलब डेंजरस है जैसे और ऑर्गन्स की कैंसर होती है? हाँ, लेकिन इसके साथ है कि अगर हमें जल्दी पता चल जाए तो ट्रीटमेंट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है इसमें। और एक जैसे महिलाओं में बहुत ज़्यादा समस्या है ल्यूकोरिया, जो आजकल मतलब टीनेजर में मतलब जैसे छोटी लड़कियां हैं 14-15, उनमें भी ये दिक्कत स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ल्यूकेरिया जो चीज़ होती है सबसे पहले हमें ये देखना होगा, हमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से ये ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है। कुछ तो पानी जो पड़ना कि मैडम मुझे पानी पड़ता है, ये पानी होता है काफ़ी बार तो हमारे बॉडी का अपना सेक्रीशन ही है, जैसे मुंह में हमारा थूक आता है उसी तरह वहाँ पे वो गीलापन के लिए, जब वो गीलापन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो ल्यूकेरिया बन जाता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें किसी को ज़्यादा स्मेल आ रही है, कपड़े ख़राब हो रहे हैं या उसमें खारिश हो रही है, उस हिसाब से मरीज़ को चेकअप और दवाइयाँ चलती हैं। ठीक है मैम। और एक जैसे प्रेगनेंसी के टाइम तो देते हैं आयरन और कैल्शियम, वैसे नॉर्मल भी आजकल कैल्शियम B12 ये भी मतलब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है महिलाओं में। महिलाओं में कम इसलिए हो रहा है कि आजकल का खान पान बहुत बदल गया है। पहले तो जैसे गांव में थे या जो हमारा देसी खाना था उसमें दूध, बहुत मात्रा में दूध, लस्सी, दही, ये जैसे हरियाणा का हमारा बहुत ही फेवरेट खाना और सारा खान पान ही उसी के अराउंड रहता था। लोग धूप में बहुत बैठते थे तो धूप से हमें विटामिन डी हमारी चमड़ी में बनता था और जो हम दूध, दही, लस्सी ये सब से हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब होता था। अब जैसा रहन सहन हो गया, लोग घरों में रहते हैं, धूप में निकलते नहीं है, बाहर निकलते हैं ढकी हुई चीज़ें पहनते हैं, तो विटामिन डी की कमी होने लगी है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है। और महिलाओं में ऐसा है कि ये प्रेगनेंसी, ये डिलीवरी या फिर दूध पिलाने, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा लॉस होती है, कम हो जाता है, इसलिए महिलाओं में ज़्यादा दिखता है कैल्शियम। जैसे कोई छोटा बच्चा है फीड करवा रहे हैं तो उसको मतलब फीड जब तक करवाते हैं उस टाइम तक कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी लेना चाहिए। अच्छा लेना चाहिए। 15-16 साल के बच्चे पहले मतलब उस टाइम पीरियड स्टार्ट होते थे, लेकिन आजकल 9 साल, 10 साल, 8 साल की लड़कियों में ही मतलब ये साइकिल थोड़ा चेंज बिकॉज हमारी नॉर्मल खान पान बहुत बदल गया है। जो हमारे सबसे पहले महीने आते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी दिमागी कंट्रोल और ये सब होते हैं, तो आजकल हर तरह का एक्सपोजर, खान पान, बॉडी लेवल्स और रूटीन एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में भी देखी गई है बहुत कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से मेंसेस जो पहले 17-18 साल
15 फिर 13 अब 11 साल की लड़कियों में आंत दिखाई देने लगे। तो इसका कोई जैसे खान पान से रिलेटेड है कोई? खान पान तो देखिए, जितना आप शुद्ध शाकाहारी खाना और घर का साफ सुथरा उस तरह का है, उनसे कम होता है। जितना भी आप जंक फूड या मैदे वाली चीज़ें इनका प्रयोग कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक जैसे ये है आजकल महिलाओं में जैसे कंसीव करते हैं, उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कंसीविंग में भी। कंसीविंग के लिए ऐसा है कि थोड़ी एज ग्रुप, स्ट्रेस लेवल, नॉर्मल लाइफस्टाइल में ही स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। पहले इस बारे में इतना सोचते नहीं थे, इतना स्ट्रेस नहीं करते थे, 6 महीना साल में नॉर्मली कंसीव होता था। आजकल पहले हमें भी करना नहीं, और जब करने की कोशिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि 1-2 महीने में ही हो जाए। पेशेंस, एंजाइटी ये थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है फिर। और प्रॉब्लम्स तो हैं, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से हमारे जो अंडे बनते हैं या फिर हस्बैंड्स के शुक्राणु, उनमें लेवल्स में काफ़ी कमी आती जा रही है। आजकल जैसे लड़के लड़कियां हैं 18-20 साल से पहले ही मतलब पर्सनल रिलेशन होता है जो, तो इसमें वो घुस जाते हैं, तो भाई उसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखिए, जो बच्चे आजकल इस तरह कर रहे हैं उनके साथ ऐसा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे उसके बारे में पूरे जानकारी ही नहीं है। आधे तो उसमें मज़े के लिए कर रहे हैं या ऐसी जिज्ञासा ही पूछ लो कि ये क्या होता है। तो इस चीज़ के वजह से उनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत देखी जा रही हैं। जो बच्चों की ल्यूकेरिया की जगह लड़कियों को सफ़ेद पानी और खारिश शुरू होने लगी है, वो बहुत जल्दी होने लगी है, रिलेशन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर कंट्रोल नहीं किया तो प्रेगनेंसी, अनमैरिड प्रेगनेंसी वाली भी चीज़ें आ रही हैं। एक जैसे महिलाओं में बांझपन की समस्या आ रही है, तो उसके लिए मतलब महिलाओं को क्या करना चाहिए? पहले तो बांझपन की जो समस्या है उसमें हमें दोनों ही पार्टनर्स की, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही बेसिक टेस्ट कराना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बांझपन क्यों है वो जानना। काफ़ी बार मरीज़ को यही नहीं पता होता कि किस टाइम रिलेशन रखने से बच्चा हो रहा है। सीधा हम बहुत बड़ी ट्रीटमेंट पे जाने से पहले बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमारा जिस टाइम रिलेशन रखना है वो, और उसके बाद किस तरीके से रखना है वो चीज़ का ध्यान रखते हुए महिलाओं के कुछ टेस्ट होते हैं, वो नॉर्मल टेस्ट जो किसी डॉक्टर की सलाह से आप करवाइए। सारे टेस्ट कराने हैं उनके, क्योंकि कॉमनली हमने देखा है कि थायराइड की कमी और कुछ हार्मोन्स की कमी से हमारे अंडे ठीक नहीं बनते हैं। अंडे ठीक नहीं बनते तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये सारी चीज़ों का इलाज कराना चाहिए। उसके साथ ही ये अगर हम मेल पार्टनर मतलब हस्बैंड में जो क्या दिक्कत है उनका चेक करना, उनके इलाज काफ़ी बार दवाइयों से ही हो जाता है। हमें सीधा IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाने से पहले बेसिक टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। एक मैम जैसे डिलीवरी के टाइम मतलब जब कंसीव होता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में और पोछा लगाने के लिए जैसे गाँव में भी कह देते हैं भी हाँ नहीं लगाना चाहिए, शहरों में कह देते हैं नहीं लगाना चाहिए, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? जब हम बोलते हैं कि नीचे बैठ के पोछे नहीं लगाना या सीढ़ियाँ, हम बेसिकली ही जो नीचे जोर पड़ता है औरतों को वो चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब अल्ट्रासाउंड में ही अगर हमें पता चल जाता है हमारी औलाद सही जगह पे है, तो उन औरतों को नीचे बैठ के पोछे लगाने या सैर करने, सीढ़ियाँ करने में कोई दिक्कत नहीं आती और उनको मना भी नहीं किया जाता। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके में औलाद नीचे हो, तो उनको पोछा लगाना और सीढ़ियाँ चढ़ना ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं, क्योंकि इन सब मरीज़ों में या इन महिलाओं में पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। जैसे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बोल देते हैं भाई नहीं पोछा लगाना चाहिए, भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पोछे लगाने से हमारे नीचे शरीर के मसल्स और वो सब रिलैक्स होती हैं और उनमें ताकत बनती है। तो जो हमारा शरीर है उस पोजीशन में बैठने से बच्चा आराम से नीचे आता है। तो पोछे लगाने से डिलीवरी पहले की औरतें नीचे बैठ के हाथ की चक्की से आटा पीसती थी, पूरे 9 के 9 महीने काम करती थी, 1 क्या 5-5 डिलीवरियां भी कराती थी। आजकल 1 डिलीवरी के बाद ही मरीज़ों में दिक्कत आने देखी गई है। ये क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम करने का तरीका बदल गया है। पहले आजकल घरों में पहले खाना भी नीचे चूल्हे पे बनाते थे, तो उकड़ू बैठना उससे बच्चा नीचे आता था, डिलीवरी में
आसानी होती थी। लेकिन अब जब खड़ी रसोइयाँ हो गई, खड़ी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलने लगे, घर में वाइपर से पोछे लगने लगे, तो सारा काम ही खड़े और काम होने लगा है, तो वो डिलीवरी में भी दिक्कत आती है, तो उनको मना नहीं किया। और एक जैसे जापे के टाइम में मतलब गाँव में होता है जो मोस्टली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घी खिलाया जाता है, भी हाँ घी खाने से ही उठेगी, भी घी तभी तो काम करेगी, खाएगी तो। देखिए, थोड़ा घी खाना तो नुकसानदायक नहीं है, अगर वो महिला हजम कर पा रही है या उसको अच्छे से बाद में काम करती है, दूध पिलाती है, तो आधा घी का नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नुकसान करती है। एक मैम, डिलीवरी के बाद जैसे महिलाओं में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे क्योंकि डिलीवरी जो प्रोसेस है उसमें शरीर से काफ़ी सख्त निकलता है। उसके बाद जब हम दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो हमारे शरीर से कैल्शियम, प्रोटीन ये बहुत ही हाई मात्रा में जा रहा होता है। इतनी क्वांटिटी में माँ आजकल दूध, दवाइयाँ नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है, वो उसकी वीकनेस का कारण बढ़ता है। पहले जैसे होता था, एक जापे वाली औरत को कम से 2 महीने तक कमरे से निकलने नहीं देते थे, उसकी पूरी सेवा होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, मरीज़ों को जल्दी घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, सारा काम भी उनका शुरू हो जाता है, उसमें उनका खान पान बहुत सफ़र करने लगा है कि वो बहुत अच्छे से खाना नहीं खा रही हैं, और दवाइयाँ टाइम से ले नहीं रहे, दूध, पनीर, दही, लस्सी जो अपने देसी खाने थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से कमज़ोरियाँ होने लगी हैं। तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? डिलीवरी के बाद जो खाने में कैल्शियम, आयरन वाली चीज़ें हैं, दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, हाँ, ये सब के साथ दवाइयाँ टाइम से लेते रहे, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ, विटामिन डी, थोड़ी देर धूप में बैठे, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया। और एक जैसे मैम, डिलीवरी के बाद आजकल साइकोलॉजिकल भी मतलब डिप्रेशन की भी वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को ये इसीलिए होता है कि जब माँ डिलीवरी के प्रोसेस से निकलती है, उस समय हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं। काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स, लड़का लड़की यही सुन के उनका वे ऑफ दिमागी कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके बाद हाँ, उनकी बॉडी जो थकान हो रही है, उस थकान को ओवरकम नहीं कर पाते कि कोई मेरी नहीं सुन रहा, क्योंकि उस समय घर में जो होता है सारे बच्चे में और सब में, वो थोड़ी लेफ़्ट आउट सी फील करती है कि सब का अटेंशन बच्चे पे होता है, तो माँ थोड़ी सी डिप्रेशन और ये में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन काफ़ी बार उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, थोड़ा सा ध्यान करना, खान पान का ध्यान रखना, इन सब से ठीक हो जाता है। लेकिन 100 में से 1-2 मरीज़ को दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कोई स्पेशल मतलब जैसे मतलब परिवार वालों को कुछ उसके थोड़ा उसके साथ रहना, उसको मॉरल उसका देना और खान पान का ध्यान रखना, ये तो सारों को, सभी के लिए करना जैसे चाहिए। डिलीवरी के बाद मतलब जापे के बाद बोल देते हैं भी जच्चा को अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, तो ये भी तो मतलब कोई कारण हो सकता है ना उसका, डिप्रेशन का भी। वो अकेले रहती है तो दिन भर उसके दर्द, और उसके लिए उसको किसी से बात करने के लिए भी कोई नहीं होता, वो बात भी आ जाती है। तो इसका मतलब उसके आसपास होना चाहिए, उसके आसपास होने चाहिए। और एक और मैम, जैसे पहला बच्चा हो चुका है तो पहले और दूसरे बच्चे में कितनी एज गैप होना चाहिए? देखिए, मिनिमम जो हम कहते हैं 3 साल का गैप तो रखना चाहिए। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहले बच्चे की उसकी पालन उसका अच्छा हो जाता है, उसका खान पान, वो 3 साल तक बच्चा अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो थोड़ा अपना खुद चलना, अपना नॉर्मल काम जैसे खाना खाना, चलना फिरना, खेलना, वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। और 3 साल में मदर जो माँ है उसकी जो न्यूट्रिशन, क्योंकि जब वो बच्चा पेट में था और जब उसने दूध पिलाया है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, उसमें जो माँ के शरीर से खून, मांसपेशियाँ और कैल्शियम, ये सारी जो चीज़ें कमी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए हम मिनिमम 3 साल का कहते हैं और बाकी 4-5 साल तक भी कर सकते हैं गैप। और एक जैसे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को खान पान के बारे में बताओ भाई, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ के परहेज़ रखने चाहिए? पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी है ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन हमें इसमें, क्योंकि हमारे अंदर एक नया जीवन बनने रहा है, तो उसके लिए
हमें खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सारी चीज़ें, हमारा दूध भी सही मात्रा में हमारे शरीर में जाना चाहिए। दूध से हमारा कैल्शियम जाएगा, प्रोटीन्स जाएगा, हमारे शरीर में विटामिन्स और ये सब के लिए फल अच्छे क्वांटिटी में जाने चाहिए। और उसके साथ दालें, रोटी, सब्जी पूरी मात्रा में, जो हम लोग खाने पीने में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत महिलाएं वर्जिश भी करें, मतलब घर का काम और ये चलना फिरना, वो रूटीन एक्टिविटी जो वो पहले करती थी वो करती रही। बस अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, वरना नॉर्मली वो सारे काम कर सकती हैं। और उनको अपने खान पान में कोई बदलाव कुछ मतलब और कोशिश करके प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाएं। प्रोटीन्स का से मेरा मतलब है कि दालें, दूध, अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली ये सब खा सकते हैं। और कोई मतलब अगर आप मतलब उसके साथ में हम जैसे आयरन, कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं, वो लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर शाकाहारी खाना खा रहे हैं तो उसमें आयरन और कैल्शियम की अमाउंट किसी भी तरह से पूरी नहीं होती जितनी हमारी ज़रूरत है प्रेगनेंसी। तो आयरन, कैल्शियम रेगुलरली लेते रहें। एक और मैम, जैसे कोई भी महिला है तो उसकी 3-4 डिलीवरी हो चुकी है, तो उसके बाद मतलब उसको शरीर में खुद ही ऐसे लगता है भी हाँ, बहुत शारीरिक और मानसिक वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करती है। सब अगर मेरे पास तो जो आती हैं उनका अगर मैं खून ही चेक कराऊँ तो खून ही सबसे पहले कम होता है, कि उनका खून ही अगर आप देखें, नॉर्मली हम कहते हैं 11 से 12 ग्राम खून हर मनुष्य में होना चाहिए। अगर औरतें हैं तो महिलाएं हैं तो उसमें 11 से 12, और में जेंट्स हो, मेल्स हो, उनमें 14 से 15 हम कंसिडर करते हैं। खून ही 6 से 7 ग्राम होगा तो सारे शरीर में थकान और वीकनेस तो रहेगी ही। खून पूरा रखने के लिए डाइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे खान पान में हरी सब्जियाँ, पत्ते वाली सब्जियाँ, आयरन की गोलियाँ, ये सारी चीज़ें लेनी है। घुटनों में दर्द, ये सब कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से ये सारी होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। खासकर प्रोटीन वाली चीज़ें, दालें और दूध, ये सब अच्छे से लें। मतलब अपने वो पहले की तरह जैसे देसी खाना खाना चाहिए। ठीक है मैम, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।